हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। बच्चों, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में हम पहली यूनिट प्रबंध की प्रकृति और महत्व के बारे में पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने आप लोगों को प्रबंध की प्रकृति के बारे में बताया था। उसके भी पहले वाली क्लास में हमने प्रबंध किसे कहते हैं, उसकी क्या अवधारणाएं हैं, प्रबंध का क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, उसकी क्या विशेषताएं, महत्व, उद्देश्य, इन बातों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास में हम प्रबंध के विभिन्न स्तरों का वर्णन करेंगे। मैनेजमेंट कोई भी उपक्रम हो, उसमें प्रबंधन करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए उसके 3 स्तर होते हैं और उन 3 स्तरों में एक उच्च स्तर होता है, दूसरा मध्य स्तर होता है और तीसरा निम्न स्तर होता है। ऐसे 3 प्रकार के प्रबंध के स्तर होते हैं। तो आज की क्लास में हम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, है ना, कि प्रबंध के विभिन्न स्तरों का वर्णन कीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जब आता है तो हमें उसको ठीक ऐसे ही हमें लिखना है। मैं क्वेश्चन के आंसर को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में सामान्यतया 3 स्तर पाए जाते हैं। व्यावसायिक उपक्रम मतलब कोई सभी जो व्यापार करने वाला जो संस्था होगी, उपक्रम होगा, उसमें प्रबंध के 3 स्तर पाए जाते हैं। पहला उच्च स्तरीय प्रबंध, दूसरा मध्यवर्तीय प्रबंध और तीसरा निम्न स्तरीय या पर्यवेक्षकीय प्रबंध। तीसरे नंबर के जो प्रबंध का जो स्तर है उसको निम्न स्तरीय बोला जाता है या फिर पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी बोला जाता है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि पर्यवेक्षकीय प्रबंध किसको कहा जाता है, तो निम्न स्तरीय प्रबंध को ही पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी कहा जाता है। उक्त तीनों स्तरों को अब हम और विस्तार से समझेंगे। उसमें सबसे पहला जो उच्च स्तर है, उच्च स्तरीय प्रबंध में क्या आता है? इस स्तर में संस्था के वह व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जिनके पास अधिक अधिकार होते हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंध जो है, इसमें वह व्यक्ति होते हैं जिनके पास अधिक अधिकार होते हैं। अधिक अधिकार मतलब भाई जो उच्च स्तर है, तो उच्च स्तर में वह व्यक्ति आएंगे जिनके पास ज्यादा अधिकार है और नीतियों का निर्माण करते हैं। मतलब ज्यादा अधिकार, नीतियों का निर्माण करने का अधिकार तो किसके पास होगा? वो तो मालिक के पास ही होगा। इसमें संस्था का अध्यक्ष, अब कौन आ सकता है इसमें? एक तो संस्था का अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, संचालक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, ये उसमें सम्मिलित होते हैं। उच्च प्रबंध को वह कार्य करने होते हैं जो संपूर्ण संस्था को प्रभावित करते हैं। तो उच्च प्रबंध स्तरीय क्या काम करेगा? उसके कार्यों के द्वारा पूरी संस्था प्रभावित होने वाली है। लिविंगस्टन के अनुसार उच्च प्रबंध के 2 कार्य हैं। लिविंगस्टन ने कहा है कि उच्च प्रबंध के 2 कार्य हैं। कौन कौन से? एक तो निर्णय संबंधी और दूसरा न्यायिक। एक तो निर्णय लेना, तो नीतियां जब बनाई जाएगी तो निर्णय ही लिए जाएंगे, और न्याय करना, किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसको सुलझाना। ठीक है, तो ये उच्च स्तरीय प्रबंध, इसमें 3 बातें आ गई। पहला तो इस स्तर में संस्था का वह व्यक्ति सम्मिलित है जिनके पास अधिक अधिकार होते हैं और नीतियों का निर्माण करते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? अध्यक्ष, प्रबंध संचालक, महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक। फिर उच्च प्रबंधक को वह कार्य करने होते हैं जो संपूर्ण संस्था को प्रभावित करते हैं। लिविंगस्टन ने कह दिया है। अब दूसरे नंबर पर आता है मध्यवर्ती प्रबंध। मध्यवर्ती प्रबंध मतलब जो कड़ी का काम करता है, जो उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध को जोड़ने का काम करता है। उच्च स्तरीय प्रबंध से जो आदेश मिलते हैं उन आदेशों को निम्न स्तरीय प्रबंधकों से प्रसारित करना या उनसे उसको पालन करवाना। मध्यवर्ती प्रबंध उच्च प्रबंध तथा प्रथम श्रेणी प्रबंध के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। देखिए, निम्न स्तरीय प्रबंध का एक नाम और आ गया। निम्न स्तरीय प्रबंध को हम निम्न स्तरीय प्रबंध तो कहेंगे ही, पर्यवेक्षकीय प्रबंध भी बोलेंगे, और तीसरा प्रथम श्रेणी प्रबंध भी कहा जाता है।
अब ये मध्यवर्ती प्रबंध या उच्च प्रबंध से निर्देश प्राप्त करता है और प्रथम श्रेणी में लगे अपने अधीनस्थों को निर्देश देता है। ऊपर से प्राप्त करता है और नीचे उनको प्रसारित करता है। उन्हें कार्य सौंपता है, मतलब निम्न स्तरीय प्रबंधकों को कार्य सौंपता है। उसके लिए अपने अधिकारों का अंतरण करता है। अधिकार अंतरण मतलब उसके पास जो पावर है वो अपने अधीनस्थों को देता है काम करने के लिए। मध्यवर्ती प्रबंध में कौन कौन आता है? विभागीय प्रबंधक। विभाग तो कोई सा भी जो उपक्रम होता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कोई वस्तु बनाने वाला कारखाना है, उद्योग है, तो उसमें क्रय विभाग होगा। भाई कच्चा माल खरीदा जाएगा तो उसके लिए परचेज डिपार्टमेंट होगा। उसके बाद में उत्पादन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, है ना। उसके बाद में विपणन विक्रय डिपार्टमेंट होगा, वित्त डिपार्टमेंट होगा, कर्मचारी डिपार्टमेंट होगा। इस प्रकार से अलग अलग विभाग होते हैं और हर एक विभाग का एक प्रबंधक होता है। तो ये सभी मध्यवर्ती प्रबंध में आते हैं। जो विभागीय प्रबंधक होते हैं वो मध्यवर्ती प्रबंध में आते हैं। तो मध्यवर्ती प्रबंध में विभागीय प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक और क्षेत्रीय विक्रय प्रबंधक आदि सम्मिलित होते हैं। तीसरे नंबर पर निम्न स्तरीय प्रबंध, या जिसको हम पर्यवेक्षकीय प्रबंध बोलते हैं या फिर प्रथम श्रेणी प्रबंध भी कहा जाता है। प्रबंधकीय क्रम व्यवस्था में सबसे नीचे के स्तर पर प्रथम श्रेणी प्रबंधक होते हैं। इसके अंतर्गत सभी विभागों के पर्यवेक्षक, सभी विभाग जितने भी डिपार्टमेंट आ गए, अभी हमने जितने डिपार्टमेंट के नाम लिए, उन डिपार्टमेंट के पर्यवेक्षक, टीम लीडर, ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। इनका प्रमुख कार्य है दैनिक, इनका जो प्रमुख कार्य क्या है? दैनिक कार्य परिचालन में श्रमिकों से कार्य संपन्न कराना होता है। दैनिक कार्य परिचालन मतलब प्रतिदिन जो कार्य होने वाले हैं तो श्रमिकों से उन कार्यों को संपन्न कराना, यह पर्यवेक्षकीय प्रबंधकों का कार्य होता है। इस प्रकार से ये तीन स्तर जो हमने देखे प्रबंध के, ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है और तीनों स्तर हमें समझना जरूरी था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, प्रबंध के प्रमुख कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। प्रबंध के कार्य मतलब प्रबंध के हैंड्स, हमारे जैसे दो हाथ हैं, इनके माध्यम से हम कार्य करते हैं। इसी प्रकार से प्रबंध मतलब क्या? तो प्रबंध का मतलब प्रबंध के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, वो प्रबंध है। तो प्रबंध के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं या प्रबंध में क्या किया जाता है? तो प्रबंध के द्वारा जो किया जाता है वो इसके कार्य है। तो कौन कौन से कार्य है प्रबंध के? तो प्रबंध के दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक प्रमुख कार्य और दूसरा सहायक कार्य। तो यहाँ पर हमारे पास में प्रश्न क्या है कि प्रबंध के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो प्रबंध के जो प्रमुख कार्य हैं वो 5 हैं। जो प्रबंध के प्रमुख कार्य कितने हैं? 5। 5 कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं ये बिल्कुल आपको याद रखना है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। पूछ लिया, बीच में ही पूछ लिया कि नियंत्रण ये प्रबंध का कौन सा कार्य है? प्रमुख कार्य है, सहायक कार्य है, इनमें से कोई नहीं है ना। तो प्रमुख कार्य और सहायक कार्य दोनों को मिक्स करके पूछ लिया जाता है। तो हमें लिखते आना चाहिए कि प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन कौन सा है। सबसे पहला प्रबंध का प्रमुख कार्य कौन सा है? नियोजन, प्लानिंग। दूसरे नंबर पे क्या है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तीसरे नंबर पे क्या है? नियुक्तियां, स्टाफिंग। चौथे नंबर पर क्या है? निर्देशन, डायरेक्शन। और 5वें नंबर पर क्या है? नियंत्रण, कंट्रोलिंग। ये 5 प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। ये 5 प्रबंध के प्रमुख कार्य हैं। प्रबंध इनके माध्यम से ही सारे कार्यों को करता है या लोगों के माध्यम से करवाता भी है और स्वयं भी करता है। नियोजन प्रबंध का सबसे पहला प्रमुख कार्य है, नियोजन। उसको समझ लेते हैं। एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंध का पहला कार्य नियोजन होता है। मैं प्रक्रिया को समझा चुका हूं। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, और प्रोसेस में अनेक कार्य किए जाते हैं, क्रमबद्ध किए जाते हैं, एक के बाद एक किए जाते हैं। जैसे प्रबंध एक प्रक्रिया है, तो प्रबंध प्रक्रिया का पहला कार्य नियोजन हो गया। नियोजन जब कंप्लीट होगा तो कौन सा काम शुरू होगा? संगठन होगा। संगठन के होने के बाद में कौन सा कार्य शुरू होगा? नियुक्तिकरण होगा। नियुक्तिकरण के बाद निर्देशन होगा और निर्देशन के बाद में नियंत्रण होगा।
ये पूरी प्रोसेस है ये, और इसीलिए प्रबंध एक प्रक्रिया है। तो एक प्रक्रिया के रूप में प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या है? नियोजन होता है। नियोजन का शाब्दिक अर्थ, अब ये नियोजन शब्द का अर्थ क्या है? नियोजन शब्द का अर्थ क्या है? तो हमने, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, प्लानिंग। तो एवरीडे हम कहीं ना कहीं ये वर्ड हम उपयोग करते हैं। प्लानिंग, किसी भी कार्य को करने के पहले, कोई सा भी कार्य करना हो उसके पहले उसके बारे में पूरी योजना बनाना। तो देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना मैनेजमेंट, ये हमारे जीवन में भी लागू होता है। आप कोई सा भी कार्य करो, उस कार्य को करने के पहले उसके बारे में पूरी प्लानिंग बनाना, उसकी योजना बनाना बहुत जरूरी होता है। कार्य को करने के पहले यदि आपने योजना बना ली तो आपका आधा कार्य कंप्लीट हो जाता है। यदि आप कार्य को करने के बाद उसके बारे में सोचेंगे तो आपका समय भी व्यर्थ जाएगा और आपकी जो शक्ति है वो भी व्यर्थ चली जाएगी। इसलिए प्रबंधन का सबसे पहला जो क्वालिटी, जो गुण है, या उसको हम कार्य बोले तो वो है नियोजन। किसी भी कार्य को करने के पहले उसके बारे में पूरी योजना बनाना, ये नियोजन होता है। नियोजन प्रक्रिया में प्रबंधक इस बात पर विचार करता है कि इस समय हम कहां पर हैं तथा भविष्य में हमें कहां पर पहुंचना है। वे नियोजन की भी प्रक्रिया है, और उस नियोजन की प्रक्रिया में प्रबंधक के द्वारा यह सोचा जाता है कि सबसे पहले तो हम कहाँ हैं, अभी हम कहाँ हैं और हमें भविष्य में कहाँ पहुंचना है। भाई यही तो है दो उद्देश्य, हम कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना है। जैसे अभी हम 12वीं में हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, तो हमें कुछ ना कुछ कैरियर बनाना है, तो ये उसके बारे में सोचना है, प्लानिंग करना। तो हम कहाँ हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, प्रबंधक नियोजन में ये सोचता है। हॉज एवं जॉनसन, इन्होंने नियोजन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि नियोजन भविष्य का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास है। किसी ने भविष्य को देखा? नहीं देखा, लेकिन भविष्य का हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। पूर्वानुमान कैसे लगा सकते हैं? जैसे हमारे घर में शादी होने वाली है, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद, एक महीने बाद किसी की भी शादी होगी, तो घर का जो मुखिया है, जो कि शादी की पूरी व्यवस्था करने वाला है, तो वो पूरी शादी का पूर्वानुमान पहले लगा लेता है कि हम यहाँ ऐसा मंडप लगाएंगे, यहाँ ये मेहमानों को बिठाएंगे, यहाँ पर ये शादी खाना होगा, यहाँ बारात बैठेगी। ये पूरा उसका जो चित्र है, शादी तो 2 महीने बाद होने वाली, लेकिन उसके पहले ही अपने दिमाग में वो पूरा उसका चित्र निर्माण कर लेता है। ये पूर्वानुमान है भाई, भविष्य का पूर्वानुमान। अभी उसने भविष्य देख लिया। तो नियोजन क्या है? इन्होंने उसको परिभाषित किया है कि नियोजन भविष्य का पूर्वानुमान लगाने का प्रयास है, कि भविष्य में हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रयास नियोजन है, ताकि श्रेष्ठ निष्पादन प्राप्त हो सके, ताकि हम उस कार्य को श्रेष्ठ तरीके से, उसका परिणाम हम श्रेष्ठ प्राप्त कर सके। आपने यदि पहले पूर्वानुमान लगा लिया तो आप उसको उसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, श्रेष्ठ आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है संगठन। नियोजन का कार्य हो गया, आपने उसके बारे में पूरी प्लानिंग बना ली, कार्य को करने से पहले उस कार्य की पूरी योजना बना ली। अब योजना बनाने के बाद केवल योजनाएं काम नहीं करती। आपने योजना बना ली कि सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन वो योजना बनाने से कुछ नहीं होता, उसके लिए करना भी पड़ता है। तो योजना बन गई। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन के पश्चात संगठन का कार्य करना होता है। अब ये संगठन क्या होता है? नियोजन द्वारा उपक्रम के उद्देश्य निर्धारित कर लेने के बाद उन्हें क्रियान्वित करने की समस्या आती है। भाई आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिया, हम खंडवा में हैं और हमें इंदौर पहुंचना है, आपने उद्देश्य निर्धारित कर लिया। अब इंदौर पहुंचने के लिए आपको क्रियान्वित, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको समस्या आएगी कि आप कैसे जाए वहां पर। आपने जो उद्देश्य निर्धारित किया उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ साधन भी तो हो ना, करने वाले लोग भी तो हो ना, जिसे प्रबंध संगठन के द्वारा संपन्न कराता है। और इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करना? तो किसी की मदद लेना पड़ेगी। किसकी मदद लेंगे? ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की। संगठन मतलब व्यक्तियों का समूह, कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह, वो निर्माण करना पड़ेगा।
क्योंकि एक अकेला व्यक्ति तो कर नहीं सकता, प्रबंधक ये कार्य थोड़ी ना कर सकता है। वो योजना बना सकता है, लेकिन योजना बनाने के बाद अब उस योजना के अनुरूप जो उद्देश्यों को प्राप्त करना है तो उसके लिए उसको एक संगठन का निर्माण करना पड़ेगा। संगठन मतलब कार्य करने वाले व्यक्तियों का समूह उसको बनाना पड़ेगा। संगठन का आशय निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से है, तंत्र से, कार्य करने वाले व्यक्तियों का तंत्र। तीसरे नंबर पर अब आपने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। तीसरा नंबर पर आता है नियुक्तियां। अब आपके पास उपक्रम में आपने जो उद्देश्य बनाया है, उद्देश्य के अनुरूप आपने देखा कि कर्मचारी कम है, जितने आपको जरूरत है, आपको 100 कर्मचारी चाहिए और आपके पास तो अभी 80 कर्मचारी, 20 कम है। तो अब आप क्या करेंगे, योग्य कर्मचारियों की नियुक्तियां करेंगे। तो तीसरे नंबर पर आता है नियुक्तिकरण, स्टाफिंग। संगठन का निर्धारण हो जाने के बाद संगठन के लिए कार्य कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। संगठन में उस कार्य को कुशलतापूर्वक करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिन्हें प्रबंधक नियुक्त करता है। और इसके अंतर्गत नियुक्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, चयन की आधुनिक विधियों की मदद से, चयन की आधुनिक विधियां, जैसे अभी आप लोग देखते हैं ना, आज के समय में कंपनियों में भी, सरकारी डिपार्टमेंट में भी भर्ती की अलग अलग विधियां हैं। जैसे सेना में भर्ती की अलग विधि है, पुलिस में अलग विधि है, शिक्षा विभाग में अलग विधि है, फिर इधर विभागीय जितने भी परीक्षाएं होती, बैंक में अलग तक विधि है। तो ये सभी भर्ती मतलब चयन करने के अलग अलग विधियां हैं, आधुनिक विधियां। अनेक तरीके से वो हमारे माइंड का आकलन करते हैं, और वो करना भी चाहिए भाई। आपको जिस कार्य के लिए चुना जा रहा है, तो उस कार्य में आप, जैसे सेना में तो आपका शरीर मजबूत होना चाहिए, बैंक में तो आपका दिमाग मजबूत होना चाहिए। तो वहां पर आपके शरीर की परीक्षा ली जाएगी, शारीरिक परीक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है, और यहाँ पर आपकी बुद्धि परीक्षा पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो हर एक डिपार्टमेंट के लिए चयन का आधार अलग अलग होता है, विधि अलग अलग होती है। तो यहाँ पर नियुक्तिकरण में इसके अंतर्गत चयन की आधुनिक विधियों का मदद से प्रबंधक अपने लिए उचित कार्यकर्ताओं का चयन करना पड़ता है। जितनी आवश्यकता उतने कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली जाती है। चौथे नंबर पर आप निर्देशन। भाई सेना सज धज के खड़ी हो गई, अब केवल निर्देश की जरूरत है। अटैक, आक्रमण, फायर, तो जो सेना है वो काम करने लग जाती है। भाई आपने सब सैनिक तैयार कर दिए, लेकिन जब तक आप आदेश नहीं देंगे, जब तक आप निर्देश नहीं देंगे, तब तक वो क्या काम करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। आपको उनको निर्देशित करना पड़ेगा। नियुक्ति करने के बाद में जैसे प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण, निर्देशन में क्या होता है, निर्देशन में प्रशिक्षण भी आता है। कर्मचारियों की नियुक्ति करने के बाद आपने देखा होगा प्रत्येक डिपार्टमेंट में कर्मचारियों की नियुक्ति होने के बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग मतलब उस कार्य के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे कार्य करना है। क्योंकि हम जो किताबी ज्ञान पढ़कर आते हैं उसमें वो कार्य के बारे में नहीं होता है, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो निर्देशन में कार्य करने के तरीके बताए जाते हैं, डायरेक्शन दिया जाता है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि आपको इन नियमों का पालन करना है, आपको इस प्रकार से कार्य करना है, ये इस सारे तरीके बताए जाते हैं। तो वो निर्देशन में आता है। और निर्देशन के बाद में आता है नियंत्रण। भाई अब निर्देशन देने के बाद उसने गाड़ी स्टार्ट करी, चलाने लग गया, स्पीड आ गई गाड़ी को, अब उसकी स्पीड को हमें नियंत्रित भी करना पड़ेगा। उसकी लगाम प्रबंधक के पास होगी, कंट्रोल। यदि स्पीड आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये जो कार्य चालू हो गया, तो आपको नियंत्रण, नियंत्रण किस प्रकार से करोगे, आपके लक्ष्य के अनुरूप, आपकी योजना के अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। आपने जो प्लानिंग बनाई है, उस प्लानिंग के अनुरूप यदि वो गाड़ी नहीं चल रही है, आपने जो रास्ता तय किया उस रास्ते पर यदि गाड़ी नहीं जा रही है, तो आप लक्ष्य से भटक जाओगे। तो उस लक्ष्य के ऊपर, उस रास्ते पर गाड़ी चल रही कि नहीं, ये देखने का काम नियंत्रण का है। आजकल तो जीपीएस सिस्टम रहता है ना, कि तुरंत वो रास्ता बता देता है। तो यहाँ पर तो प्रबंधन में जो कार्य हो रहा है वो रास्ते से भटक तो नहीं गए भाई। हम खुद हमारी लाइफ में हम जो कार्य कर रहे हैं, हमने जो लक्ष्य तय कर लिया,
तो उस बीच में हम कब भटक जाते हैं हमें नहीं मालूम होता है। तो यहाँ पर ये नियंत्रण के द्वारा ही, नियंत्रण मतलब समय समय पर लाइट चमकाने वाला, दिखाने वाला कि भैया अब वो जो रोड के साइड में जो साइन बोर्ड लगे रहते हो बताते कि अब आपको लेफ्ट मुड़ना है कि राइट मुड़ना है, कि आगे आपको ब्रिज आने वाला है कि गड्ढा आने वाला है। ये सभी डायरेक्ट ये क्या होते हैं, ये कंट्रोल करने के लिए कि आपकी गाड़ी को आप ब्रेक लगाइए। तो योजना के अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं, ये नियंत्रण के द्वारा देखा जाता है। तो प्रबंध का अगला महत्वपूर्ण कार्य नियंत्रण। नियंत्रण में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो नियोजन के अनुसार कार्य करवाने के लिए आवश्यक होती है। नियोजन मतलब प्लानिंग के अनुसार कार्य कराने के लिए आवश्यक होती है। तो ये 5 प्रमुख कार्य हैं। हमेशा ये मानकर चलिए कि अभी तक 70% बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रबंध के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन में लेकर के आया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर ही लिख कर लाया हूं मैं। इसी में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, समझ लो आप बुक्स ही पढ़ रहे हो। इनके पीडीएफ से यदि आपको लेना है तो आप चौहान एकेडमी खंडवा का ऐप डाउनलोड करिए। वहां पर बिजनेस 12 बिजनेस स्टडी का एक कोर्स क्रिएट किया गया है, वो 100 रुपये पे करके आप वो पीडीएफ पूरा ले सकते हो। पूरे जितनी यूनिट्स है हमारी 12 यूनिट्स का पूरा पीडीएफ बना हुआ है क्वेश्चन आंसर का। आप घर बैठे उनके नोट्स बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, सब दिया गया उसके अंदर। ये सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे आपको। देखिए अब आ रहा है, मैंने बताया था शुरुआत में कि प्रबंध के 2 कार्य हैं, प्रमुख कार्य और दूसरा सहायक कार्य। प्रमुख कार्य मैंने बता दिया कि 5 प्रकार के प्रमुख कार्य हैं। अब दूसरे नंबर पर आ रहा है प्रबंध के सहायक कार्य। तो प्रबंध के सहायक कार्य कौन कौन से हैं? प्रबंध के सहायक कार्य वो भी 5 प्रकार के हैं। सबसे नंबर 1 पर दिया है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन, भाई आज के समय में हर पल नया है। आज के समय में हर पल नया है, एवरी डे कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है। तकनीक बदल रही है, विधि बदल रही है, तरीका बदल रहा है, नियम बदल रहा है। तो जो नव प्रवर्तन मतलब नव प्रवर्तन से आशय निश्चित व्यवस्था में नवीनता लाना। आपकी जो व्यवस्था चल रही है, आप जिस तरीके से काम कर रहे हो, आप जिस विधि से काम कर रहे हो, उस विधि में समय के अनुरूप नवीनता लाना, समय के अनुरूप नवीनता लाना। उपक्रम की कुशलता एवं विकास के लिए आवश्यक है। तो जो उपक्रम है, आपको आपके बिजनेस को मार्केट में टिकाना है, तो उसके विकास के लिए, उसमें और आपको क्लियरिटी लाने के लिए प्रबंधन परिस्थितियों के अनुसार कई पद्धतियों और तकनीकों को प्रयोग में लाते हैं। परिस्थितियों के अनुरूप, जैसे अभी कोरोना काल था तो वर्क फ्रॉम होम, आप ऑफिस में जाकर काम नहीं कर सकते तो आप घर पर बैठकर काम करिए। स्कूलों में स्कूल बंद थी तो घर से पढ़ाई करी, ऑनलाइन पढ़ाई चली। तो परिस्थितियों के अनुरूप हमें बदलना पड़ेगा। ये नव प्रवर्तन कहलाता है। निश्चित व्यवस्था में नवीनता लाना और जरूरी है, समय के अनुरूप अपने को ढलना पड़ता है। ये उसका सहायक कार्य हो गया। दूसरा है प्रतिनिधित्व। क्योंकि प्रबंध उपक्रम एवं प्रशासन के प्रतिनिधि के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करता है। भाई जितना भी मैनेजमेंट है वो उपक्रम और प्रशासन के लिए एक प्रतिनिधि होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। जितने भी कार्य वो रिप्रेजेंटेटिव होकर के करता है। अतः वाणिज्य शास्त्री अर्नेस्ट डेल ने प्रतिनिधित्व के को भी प्रबंध का एक सहायक कार्य माना है। प्रतिनिधित्व भी क्या है? प्रबंध का एक सहायक कार्य है। तीसरा है निर्णयन, डिसीजन। भाई प्रबंध को समय समय पर निर्णयन का कार्य करना होता है। निर्णयन का तो उसका हर समय उसको निर्णय लेना पड़ता है। कार्य के विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव ही निर्णयन कहलाता है। आपकी जिंदगी में भी अनेक विकल्प खड़े हो जाते हैं। 12वीं के बाद अब मैं क्या करूं? बीकॉम करूं, बीबीए करूं, या फिर कोई दूसरा बाहर कंपनी में जाकर जॉब करूं, या कुछ और करूं? क्या करें? अनेक विकल्प खड़े हो जाते हैं। उन विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प कौन होगा उसका चयन करना, ये निर्णय होता है, डिसीजन होता है। तो प्रबंधक को भी प्रबंधकीय कार्य में अनेक निर्णय लेना पड़ता है। अनेक विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना पड़ता है।
तो ये भी प्रबंध का एक सहायक कार्य हो गया। सौदेबाजी, प्रबंध में सौदेबाजी होगी, ये तो व्यवसाय है। प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकों को सौदेबाजी करने का कार्य करना पड़ता है। विभिन्न विभागों के प्रमुखों को अपने अपने विभाग से संबंधित सौदेबाजी में पर्याप्त समय लगाना पड़ता है, ये भी उसका एक सहायक कार्य। और शोध कार्य, भाई शोध कार्य मतलब रिसर्च, आज का समय ही रिसर्च का समय है। हर एक कार्य पर रिसर्च हो रहा है, उसको और सूक्ष्म और सूक्ष्म और सूक्ष्म करते जा रहे हैं, है ना। हर एक गतिविधि में लगने वाले समय को कम किया जा रहा है, हर एक सामग्री का जो आकार है वो छोटा किया जा रहा है, उसको बहुत बारीक बारीक माइक्रो तक उसको लेते जा रहे हैं, है ना। पहले मोबाइल बड़ा आता था, फिर उसको छोटा 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 करते करते अब छोटे मोबाइल, अब तो हमारे बॉडी के अंदर उसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, शोध कार्य मतलब नव प्रवर्तन तभी संभव होता है, आप नवीनता कब ला सकते हैं, जबकि व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्र, उत्पादन विधियां, क्रय विक्रय प्रबंधन आदि में निरंतर शोध कार्य चलता होगा, रिसर्च चलता होगा, तभी तो आप नवीनता ला सकते हैं। भाई नवीन विधियां कहाँ से आती है, आप जब कार्य कर रहे हो, उस कार्य में आपको जहां समस्या आ रही है उस समस्या को आपने दूर कर दिया, तो एक नई विधि आ गई। जैसे हमारा कंप्यूटर मोबाइल अपडेट होता है, तो नया वर्जन मतलब क्या, उस वर्जन में, पुराने वर्जन में कुछ जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया और उसको नया वर्जन आ गया, अपडेट हो गया। यही शोध कार्य है, समस्या को दूर कर आगे बढ़ना। तो ये उसके सहायक कार्य है प्रबंध के, ठीक है। तो आज हमने 3 क्वेश्चन देखे, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला प्रबंध के विभिन्न स्तरों का वर्णन देखा, दूसरा प्रबंध के प्रमुख कार्य, और तीसरा प्रबंध के सहायक कार्य। इसमें जो 2 क्वेश्चन है वो बहुत वेरी आईएमपी है, प्रबंध के विभिन्न स्तर और प्रबंध के प्रमुख कार्य, इनके बारे में बिल्कुल पूछा जाता है। अब आप बोलोगे सर ये सहायक कार्य को फिर आपने क्यों पढ़ाया, मैंने इसलिए पढ़ाया कि ये पूछा जाता है कि निर्णयन प्रबंध का कौन सा कार्य है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आ गया है, निर्णयन प्रबंध का कौन सा कार्य है या प्रबंध का सहायक कार्य है, 4 लिख दिए, नियोजन, संगठन, निर्णयन, नियुक्तिकरण, 3 प्रमुख कार्य लिख दिए और एक निर्णयन लिख दिया। अब आपने सहायक कार्य पढ़े ही नहीं है तो आप कैसे बताओगे कि निर्णयन सहायक कार्य है, इसलिए इनका इंट्रोडक्शन जरूरी था, है ना। कि प्रबंध का सहायक कार्य कौन सा है, 3 प्रमुख कार्य दे दिए, एक चौथा सहायक दे दिए, इसलिए हमें इसको पढ़ना जरूरी था, ठीक है। तो हमने ये आज की क्लास में 3 क्वेश्चन देखे हैं, अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। आपको इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो आप चौहान एकेडमी खंडवा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां से आप वो पीडीएफ 100 रुपए में ले सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस मैंने रखा है, पूरे बिजनेस स्टडी का पूरा बंच 100 रुपए का है, और इसी प्रकार से अकाउंटेंसी के भी जो पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर का वो भी 100 रुपए का है, ठीक है। साथ में हमारी एवरीडे नाइट में, रात में 8 बजे अकाउंटेंसी की क्लास लगती है, तो उसमें हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने वाली है, और इसके बाद जो हमारी यूनिट स्टार्ट होने वाली है पार्टनरशिप, उसका 5 चैप्टर का एक बंच है। उसमें पहला चैप्टर आप नहीं समझ पाए तो आप आगे का चैप्टर भी नहीं समझ सकते, इसलिए जिसको भी ज्वाइन होना है वो एवरीडे नाइट को 8 बजे हमारी लाइव क्लास यूट्यूब के चौहान एकेडमी खंडवा के यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन लाइव क्लास होती है, वहाँ पर आप ज्वाइन होकर के हमारे साथ में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो शाम में एवरीडे लाइव क्लास रखती है, और बिजनेस स्टडी के लिए अभी मैं आप लोगों को वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ। एवरीडे मैं कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँ, ताकि आप लोग उसको घर पर बैठ करके देख सके, पढ़ सके और अपनी पढ़ाई को जारी रख सके, ठीक है। तो कंप्लीट करते हैं आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू।